नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज हम सम्राट हर्षवर्धनकालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और शिक्षा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हम हर्षवर्धन का धर्म कौन सा था, उसका राज्यारोहण किस हालत में हुआ, इसका साम्राज्य विस्तार की नीति कौन सी थी, इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम इन जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है हर्षवर्धनकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और शिक्षा। उसमें से पहले हम देखेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में। तो सामाजिक स्थिति के बारे में मैं बता दूं कि हर्ष के काल में वर्णाश्रम की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, वर्णाश्रम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। हमने अभी तक वर्ण व्यवस्था देखे थे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। अभी यह वर्णाश्रम जो आया है, मोस्टली जो वर्णाश्रम है और फिर वर्ण व्यवस्था जो एक ही है। तो वर्णाश्रम की शुरुआत हो चुकी थी पहले से ही। उसमें 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है, जो आगे चल के ब्राह्मणों की एक व्यवस्था बन चुकी, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये हर्ष के काल से शुरुआत हो चुकी थी और बहुत कठोर हो चुकी थी। ह्वेन त्सांग जो भारत में तो भी बताता है कि जो वर्ण व्यवस्था के बाद उसने 4 वर्णों का उल्लेख किया है और बहुत सारी उपजातियों का भी उल्लेख किया है। वही बाणभट्ट कहते हैं कि जो हर्ष था वो इन वर्णाश्रम के अनुसार जो है अपनी पूर्ति करता था। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण के साथ अलग होगा, क्षत्रिय के साथ अलग, वैश्य के साथ अलग, शूद्र के साथ उसका जो एक्ट रहा होगा वो अलग रहा होगा। तो इन चारों वर्णों के अनुसार वो अपनी पूर्ति करता था। तो सामाजिक स्थिति में जो ब्राह्मण है उनकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। पहले ब्राह्मणों का काम क्या था कि ज्ञानार्जन करना है, विद्यार्जन करना है, यज्ञ याग करना है, ये सब पूजा पाठ करने का काम जो था ब्राह्मणों का था। इस काल में मैंने बताया कि बहुत सारी उपजाति जो है निर्माण हो चुकी थी। जैसे कि गुप्त काल में कायस्थ जाति की निर्माण हो चुकी थी। तो हर्ष के काल में ब्राह्मणों में गोत्र आया, प्रचर आया, कुल आए, सब जो है कुल है, ठीक है, कुल है, गोत्र, प्रचर, इन सब का जो वस्तु है या फिर ये जो कुल, गोत्र, प्रचर है, इनका जो प्रचलन है वो ब्राह्मण में इस काल से आना प्रारंभ हो चुका था। ब्राह्मणों का काम क्या था, पहले विद्यार्जन करना, ज्ञानार्जन करने का काम था। लेकिन हर्ष के काल में क्या हुआ कि इन्होंने ज्ञानार्जन करने के साथ साथ जो अपना रुख है वो कृषि की तरफ मोड़ लिया था। ठीक है, ये भी कृषि करने लगे थे। इनका काम तो पूजा पाठ करने का था, यज्ञ करने का था, लेकिन अब ये कृषि करने लगे थे। तो बाणभट्ट ने खुद बताया है कि जब हर्षवर्धन साम्राज्य विस्तार के लिए जा रहा था, उसके साम्राज्य विस्तार की नीति जब हम देख चुके हैं, तो साम्राज्य विस्तार के लिए जब ये जा रहा था तो इसने ब्राह्मणों को 100 गांव और 1000 जो है हल दिए थे। ठीक है, इनके लिए ब्राह्मणों के लिए इन्होंने 100 गांव और 1000 हल दिए थे ताकि ये जो है इसका उपयोग ला सके, इसके राजस्व का उपयोग कर सके अपने काम के लिए। तो इस कारण ब्राह्मण जो थे वो कृषि करने की तरफ आकर्षित हो चुके थे। इनका पहले काम क्या था, पूजा पाठ करने का। लेकिन हर्ष के काल से इनकी जो शुरुआत थी वो कृषि करने के लिए तैयार हो चुके थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ब्राह्मण जाति के उनके पास बहुत सारी खेती वगैरह थी। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हर्ष के काल से हुई है। इसके पहले ब्राह्मण जो वर्ण है ये पहले पूजा पाठ करता था, ज्ञानार्जन पर अपना जो पूरा समय देता था, या फिर इसका जो यज्ञ करना है, जो प्रचलित आई जो परंपरा है उसको चलाने का काम ब्राह्मण वर्ण करता था। लेकिन हर्षवर्धन के काल से इसने अपने उस काम के साथ साथ कृषि की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसके बाद देखेंगे हम क्षत्रिय वंश। तो मोस्टली जो राजा थे क्षत्रिय वंश के होते थे। पहले से जो राजा है वो क्षत्रिय वंश के होते थे। तो हर्ष काल में भी जो राजा है वो क्षत्रिय काल के होते थे। उसके बाद देखेंगे वैश्य। तो जो वैश्य है, क्षत्रिय काल में जो वैश्य की स्थिति जो थी वो थोड़ी सुधारात्मक थी। पहले वैश्य का काम क्या था, खेती करते थे। या ध्यान दीजिएगा, पहले वैश्य जो थे खेती करते थे, लेकिन हर्षकालीन जो वैश्य थे वो मोस्टली जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसा तत्व को माना जाता है, हिंसा करना पाप माना जाता है। अगर ये कृषि करते हैं, खेती करते हैं तो इनके साथ हिंसा हो जाती है। इसीलिए वैश्यों ने यहाँ कृषि के तरफ से अपना जो रुख है वो मोड़ लिया और व्यापार की तरफ ले लिया था। देखिए,
पहले जो वैश्य जो थे वो खेती करते थे, कृषि करते थे और कृषि से जो अपना उत्पन्न लाते थे और वो जो कर है वो राजा को देते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि वैश्य जो है वो कृषि की तरफ आकृष्ट होकर व्यापार की तरफ आकर्षित हो गए थे, ठीक है। वहीं पे ब्राह्मण जो है विद्यार्जन के साथ साथ कृषि करने लगे थे। हर्ष के काल में ब्राह्मण कृषि करने लगे तो वैश्य जो थे कृषि से रुष्ट होकर या फिर वो अपना जो ध्यान है उन्होंने व्यापार की तरफ ले लिया था, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा जो है इसको पाप माना गया है। हिंसा को पाप माना गया और अहिंसा का तत्व जो इसका पालन किया जाता था। इस वजह से वैश्यों की जो स्थिति थी वो सुधर रही थी अभी, क्योंकि पूरा का पूरा रूप जो था व्यापार करता था। लेकिन व्यापार जो थे हर्षवर्धन काल में जो व्यापार दुय्यम थे और कृषि को प्रामाणिक जो प्राधान्यता दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो शूद्र है। तो शूद्रों की जो कंडीशन है पहले से बहुत डाउन रही है, बहुत बुरी रही है। लेकिन हर्ष के काल में क्या हुआ था कि जो शूद्र थे वो अभी थोड़े सुधर रहे थे, इनकी जो विचार करने की क्षमता थी या फिर इनकी जो सोच बदल रही थी। सिंध का जो राजा था वो शूद्र था, ठीक है। सिंध का राजा हर्ष के समकालीन ही है। सिंध का राजा जो था शूद्र था। तो जो शूद्र थे अभी वो राजकारण में भी आने लगे थे, हो सकता है कि ये सैन्य में भी भर्ती होने लगे हो। पहले इनका काम क्या था कि वो गांव के बाहर रहते थे, ठीक है। शूद्र में बहुत सारी उपजातियां निर्माण हो चुकी थी, वैश्यों में भी, इन चारों वर्णों में भी बहुत सारी जो उपजाति है वो निर्माण हो चुकी थी, ठीक है। पहले शूद्र क्या करते थे, गाँव के बाहर रहते थे और तीन वर्णों की सेवा करते थे, अभी भी वही काम करते थे। लेकिन शूद्रों का जो है अभी वो सेना में आने लगे। वहीं पे सिंध का राजा जो है वो शूद्र है ऐसा बताया जाता है। वैश्य जो थे कृषि से दूर होकर भी व्यापार करने लगे थे। क्षत्रियों का जो स्थान था वही का वही था, वो पहले से राजा बनते थे। और जो ब्राह्मण थे इनमें बदलाव आया था, ये अभी विद्यार्जन के साथ साथ कृषि पर भी अपना ध्यान आकर्षित करने लगे थे। उसके बाद देखेंगे कि स्त्रियों की जो कंडीशन थी, तो हर्षकालीन स्त्रियों की कंडीशन बहुत ही खराब थी। हर्ष काल में स्त्रियां जो थी वो ज़्यादा, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो उच्च कुलीन स्त्रियां थी वही पढ़ सकती थी, जैसे कि राज्यश्री उच्च कुलीन थी तो उसके पढ़ने के जो है संकेत मिले हैं, वो पढ़ी लिखी महिला थी। और साथ ही साथ अंतरजातीय विवाह पर हर्षकालीन में रोक था। अंतरजातीय विवाह पर भले ही रोक रहा हो, लेकिन उच्च कुल के जो भी पुरुष है वो अंतरजातीय विवाह कर सकते थे। अनुलोम और विलोम जो है इन विवाह का प्रचलन था। वहीं पे जो स्त्री होती थी या फिर जो दास्य जो होते थे उसके तरफ उनको माना जाता था। सती प्रथा की प्रचलन थी, बाल विवाह का प्रचलन था। और पर्दा पद्धति के बारे में तो बता नहीं सकते, लेकिन शायद उसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि हर्षवर्धन की जो माता थी यशोधरा, वो खुद जो थी वो सती चली गई थी, ठीक है। राजश्री भी सती जा रही थी, लेकिन हर्ष ने उसे बचा लिया था। सती प्रथा की जो प्रचलन है इस काल में चल रहा था, बहुत जोर जोर से चल रहा था। तो जो सती प्रथा थी उसके कारण इसकी माँ भी सती चली गई थी, बहन जा रही थी। और बहुत सारे जो राजा वगैरह थे या फिर उच्च कुलीन जो स्त्री थी वो उनके पति के मरने के बाद सती जाती थी। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बाल विवाह कर दिया जाता था। छोटी उम्र में ही जो औरतें होती है, जो लड़कियां होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी। इस कारण वो पढ़ लिख नहीं पाती थी। या फिर जो उच्च कुलीन लड़कियां रही उनको पढ़ने का अधिकार है, वो भी शादी कर देने के कारण उनकी साधारण पढ़ाई भी रुक जाती थी। तो जो औरतें थी फिर जो स्त्रियों की जो स्थिति थी हर्षकाल में बहुत ही खराब थी, उनको अपना विचार करने का कोई अधिकार नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि जैसे कि हर्ष ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था, ठीक है। सामाजिक स्थिति में देखते हैं कि उसने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था। उसने महायान पंथ के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम के कन्नौज का सम्मेलन आयोजित किया था। लेकिन क्या हुआ कि हर्ष काल में जो बौद्ध धर्म था वो पतन की तरफ चला गया था, वैदिक संप्रदाय था वो भी पतन की तरफ चला गया था। और जो वैष्णव संप्रदाय जो था वो पतन की तरफ चला गया था। वैष्णव संप्रदाय जो है वैदिक धर्म में उसका एक पार्ट है, जो शैव और वैष्णव, ठीक है। शैव और वैष्णव, तो जो वैष्णव था ये पतन की तरफ जा चुका था, बौद्ध धर्म के साथ साथ का भी पतन हो रहा था। वहीं पे वैदिक धर्म जो था वो अपनी ऊंचाई छू रहा था, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या अंतर है, तो मैं बता दूं कि
कि पहले जो वैदिक व्यवस्था थी, हमने जब उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल देखा था, तो उसमें जो अलग प्रथाएं थी, अब उसके जो रूपांतर शैव जो शंकर भगवान को मानने वाले थे और वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे, मतलब इन दोनों में जो शैव और विष्णु जो है, विष्णु जी महत्वपूर्ण देवता थे। वहीं पे वैदिक धर्म में सूर्य है, मार्तंड है, अग्नि है, इंद्र, ये सब महत्वपूर्ण देवता थे। आगे चलकर छठवीं जो है, इसमें हर्षवर्धन काल के बाद हमें भगवान श्री राम के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। कब? तो हर्षवर्धन काल के बाद, ठीक है। उसकी जो शुरुआत है इसी काल में हो चुकी थी। तो नए नए भगवान जो थे वो वैदिक काल में भी इंटर हो चुके थे, जबकि ये जो पंथ था इसमें सिर्फ विष्णु जी थे, ठीक है। तो इसका जो पतन हो रहा था, इसको मानने वाले कम हो रहे थे, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी पतन हो रहा था, और जैन धर्म पे इसको कोई असर नहीं हुआ, ना उसकी उन्नति हुई ना उसका पतन हुआ। उसके बाद देखेंगे आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में बता दूं कि हर्ष के काल में क्या होता था कि कृषि जो थी उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, और गुप्त काल से ही व्यापार की तरफ दुर्लक्ष्य किया गया था। वही जो स्थिति थी हर्ष काल में चलती आ रही थी। व्यापार की तरफ हर्ष ने भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, इसलिए क्या होता है कि जो व्यापार थे उसको दियम दर्जा दिया गया है, और जो खेती थी या फिर कृषि व्यवसाय था वो स्थानीय कृषि की जाती थी। इसका बाहरी और भीतरी जो स्थान था इससे कोई लेना देना नहीं था। स्थानीय कृषि मतलब क्या कि जैसे कृषि में अगर एक उपज निकली हो या कि फिर एक आधा उत्पादन निकाला गया हो, तो उसके बदले दूसरी चीज दूसरे से आदान प्रदान की जाती थी, वो प्रथा थी। इस कारण क्योंकि स्थानीय अर्थव्यवस्था जो थी उसका निर्माण हो लगा, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बन गई। क्योंकि जो कृषि में सामान निकालते थे, जो कृषि का उत्पादन था वो बेचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं था, तो आपस में आदान प्रदान की जो प्रथा थी वो चलती आ रही थी। तो जो अर्थव्यवस्था थी जो स्वावलंबी बन चुकी थी, क्योंकि कृषि का उपयोग व्यापार करने के लिए या फिर कृषि का जो उत्पादन है उसे बेचने के लिए नहीं उपयोग में लाया जाता था, और व्यापार को पहले से दुय्यम दर्जा दिया जाता था। उपज का छठा भाग जो है वो राजा को राजस्व के रूप में दिया जाता था। वहीं पे किसानों पे बहुत कर लगाए जाते थे, और वर्षा ऋतु पर ही जो सभी कृषि थी वो अवलंबन थी, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से उपाय योजना नहीं की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो राजा था वो जागीर सामंतशाही जो है या फिर सामंत जो प्रथा है हर्ष काल से शुरुआत हो चुकी थी। तो उसमें क्या होता था कि हर्षवर्धन जो है राजा जो जीत लेता था और उसको फिर वापस कर देता था, और उसके बदले में वो जो राजा था उसको कर देता था। सामंत प्रथा जो थी हर्ष काल में हमें देखने को मिलती है। हर्ष काल में भी जो राजकर्मी होते थे, उच्च कुलीन जो राजकर्मी थे, उनको जागीर दी जाती थी। कोई गाँव दिया जाता था, उसका राजस्व उस अधिकारी को लेना पड़ता था। तो ऐसी जागीर जो प्रथा थी वो हर्ष के काल से निर्माण हो चुकी थी। और जो सैनिक होते थे उनको ही सिर्फ नगद वेतन दिया जाता था, ठीक है। राजस्व जो राजकीय कर्मचारी थे, उच्च कुलीन राजकीय कर्मचारी थे, उनको क्या करते थे कि गांव के गांव जो थे वो दान में दिए जाते थे या फिर जागीर दी जाती थी। वहीं पे जो सैनिक होते थे उनको वेतन के हिसाब से पैसे दिए जाते थे या फिर नगद वेतन दिया जाता था। उसके बाद देते हैं शिक्षा। तो हर्ष के काल में शिक्षा का जो है अच्छा स्थान रहा है, क्योंकि हर्ष जो था वो खुद एक साहित्यकार था। वो उसके काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो अपनी ऊंचाई छू रहा था। अभी नालंदा विश्वविद्यालय का क्या था कि पहले बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन हर्ष काल में उसमें तत्व ज्ञान है, नीति शास्त्र है, ये सब पढ़ाने जाने लगे थे। और हर्ष के काल में दूर दूर से जो है विद्यार्थी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, जैसे जावा है, सुमात्रा है, जापान है, चीन है, ऐसे श्रीकांत से जो विद्यार्थी हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, ठीक है। और हर्षवर्धन ने भी अपना राजस्व का बहुत सारा भाग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय पे खर्च करता था। उसके बाद देखेंगे कला। तो कला में हम देखने को मिलता है कि कला का भी जो अच्छा विकास हुआ है हर्षवर्धन के काल में। गुप्त काल से जो कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला वो चलती आ रही थी, हर्ष काल में उसकी उन्नति हो रही थी। तो हर्ष काल में जो है शाहबाद का अष्टकोनी मुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है, मुंडेश्वरी देवी, ठीक है, मुंडेश्वरी देवी कहाँ है? तो शाहबाद में है। अष्टकोनी मंदिर है ये बनाया गया था, अष्टकोनी मंदिर, ठीक है। उसके बाद रायपुर जिले का जो है राम लक्ष्मण का मंदिर, रायपुर का राम लक्ष्मण।
शाहाबाद का जो है हमें देखने को मिलते हैं कि शाहाबाद का अष्टकोनी मुंडेश्वरी देवी का जो है मुंडेश्वरी देवी का अष्टकोनी मंदिर है। वहीं पे रायपुर जिले में राम लक्ष्मण का मंदिर देखने को मिलता है। और हर्षवर्धन के काल में जो गौतम बुद्ध है या फिर जो देवी देवता है उनकी स्वर्ण मूर्ति, तांबे की मूर्ति और साथ ही साथ संगमरमर की जो मूर्ति वो बनाई जाती थी। तो मूर्ति कला का अच्छा विकास हो रहा था, चित्रकला के भी संकेत मिले। उसके बाद हम देखेंगे साहित्य के बारे में। तो साहित्य के बारे में बता दूं कि हर्ष खुद एक साहित्यकार था। उसको साहित्य से रचना जो थी उससे बहुत प्रेम था, क्योंकि वो खुद साहित्यकार था। उसने प्रियदर्शिका जो है, रत्नावली, ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये जो नाटक है वो लिखे थे। उसके साथ साथ एक नागानंद। हर्ष ने हमेशा पूछा जाता है कि प्रियदर्शिका जो है उसके जो रचयिता कौन है। तो प्रियदर्शिका है, रत्नावली और नागानंद। ये जो नाटक है या फिर जो रचनाएं हैं वो हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन के काल में बाणभट्ट नामक उसका राजकवि था, जिसने हर्षचरित्रम लिखा है, कादम्बरी लिखा है और पार्वती स्वयंवर लिखा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जो पार्वती स्वयंवर जो है वो बाणभट्ट ने लिखा है, क्योंकि मोस्टली बाणभट्ट की रचनाओं में हमें कादम्बरी और हर्षचरित्रम के बारे में बताया जाता है। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी के साथ साथ हर्षचरित्रम और पार्वती स्वयंवर जो है वो रचना की थी। उसके साथ हर्षवर्धन के काल में हरिदत्त नामक भी कवि थे। और जयसेन, जब हम उसका साम्राज्य विस्तार पढ़े थे तो हम देखा था कि उड़ीसा में जब उसने शिविर लगाया था तो जयसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु को उसने 80 गांव का राजस्व दिया था। तो जयसेन जो था वो बहुत ही उच्च कुलीन कवि था। उसने गीत गोविंद की रचना की थी, ठीक है। और जयदेव की जो गीत गोविंद है उसके साथ साथ मातंग है, मातंग दिवाकर है, मयूर है, सुबंधु है, कुमारगुप्त जो है, ये सभी जो कवि थे, जो पूरे भारत के प्रसिद्ध कवि थे, वो हर्ष के काल में थे। और इसी कारण हर्ष को विद्या संरक्षण, ठीक है, विद्या संरक्षक भी कहा गया है। और साथ ही साथ जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की जो रचनाएं थी हर्षचरित्रम से हमें उसके बारे में, जो हर्ष के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि हर्ष के कालीन प्रशासन व्यवस्था कैसी रही होगी, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उसका साम्राज्य विस्तार किस प्रकार हो गया था। और जो हर्षवर्धन ने उसने जो अभी ये नाटक लिखे हैं अपने तीनों, प्रियदर्शिका है, रत्नावली और नागानंद, तो ये तीनों संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा का जो प्रचलन है वो गुप्त काल से शुरू हो चुका था और गुप्त काल से शुरू होने के बाद हर्ष काल में वो चलता आ रहा था, ठीक है। और जैसे जो था उसका गीत गोविंद है, उसके कारण उसकी जो तुलना है वो जो उसकी तुलना कालिदास के साथ और भास के साथ की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? तो जयसेन की। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हर्षकालीन जो कवि था जयसेन बौद्ध भिक्षु था, जिसको 80 गांवों का राजस्व दिया गया था। तो उसकी जो तुलना है वो कालिदास के साथ और भास के साथ की जाती है। कालिदास और भास दोनों है जो गुप्त के कवि थे, गुप्तकालीन कवि थे, ठीक है, गुप्तकालीन साहित्यकार थे। उनके साथ जो है जयसेन जो हर्षवर्धन काल में था, उसने गीत गोविंद की रचना की है, तो उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। आज हमने सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, कला, साहित्य हर्षवर्धन काल में कैसे थे इस प्रकार की जानकारी ली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।